हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे होने वाला है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नो डाउट अकाउंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप किसी भी लेवल पे देखोगे, कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्लास 11-12 हो, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, हर एक लेवल पे ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट माना जाता है और इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है सो दैट अगर कोई भी एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आता है तो आप उसको ईजिली कवर कर पाओ। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे होने वाला है, जहां हम लोग बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल में कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमने आपको व्हाट्सएप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है जिस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की, तो ये एक ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। एंड किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करो, आइदर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म और कॉर्पोरेट एंटिटीज़, हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस के लिए फॉलो करती ही करती है। पहले ये समझ लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में बताया क्या है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ये बताता है कि जो बिजनेस एंड बिजनेस के ओनर है, हम इन दोनों को अलग अलग पर्सन या कह लो अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। हमने क्या बोला कि अगर हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो बेसिकली उस बिजनेस के ओनर तो हम हैं, बट स्टिल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से वहाँ बिजनेस को और ओनर को अलग अलग पर्सन की तरह, दैट इज़ अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है? सिर्फ इतना कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो वो बिज़नेस आप किस मोटिव से करते हो। आपको चाहिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये पता चल सके कि आपने उससे कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया है। ठीक है, तो अगर हम ओनर के सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम बिजनेस एक्सपेंसेस के साथ मर्ज कर दें तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा एक्चुअल या ट्रू प्रॉफिट या लॉस कितना है वो हमें कभी भी नहीं पता चलेगा। तो बिजनेस से हमें सिर्फ इतना जानना होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमने कितना एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है। एंड यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम बिज़नेस को और बिज़नेस के ओनर को अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर? ओनर जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल। और कैपिटल मान करके बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। हम ये दिखाते हैं कि बिजनेस ने अपने ही ओनर से पैसे उधार लिए हैं, मतलब बिजनेस की एक लायबिलिटी अराइज हो जाती है। एंड ओनर ड्यूरिंग द पीरियड अगर कभी भी अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे ड्रॉ करता है अपने ही बिजनेस से, तो उसको हम ड्रॉइंग्स मान करके उसके कैपिटल को कम कर देते हैं, दैट इज़ बिजनेस की लायबिलिटीज़ को कम कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, अभी जो ओनर अपने ही बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो बेसिकली वो ऐसा कैपिटल है जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर बिजनेस है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका कैपिटल का अमाउंट मिल ही जाएगा। सिर्फ यही एक बेसिस है जिसकी वजह से बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है वो किसको सेंड कर दिया जाता है या वो किसको डाइवर्ट कर दिया जाता है? ओनर को। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाता है सोल प्रोप्राइटर का। पार्टनरशिप फर्म है तो सारे पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड अगर एंटिटीज़, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की बात करें, कंपनीज़ की बात करें, तो क्योंकि उनको फ्यूचर पर्पस के लिए भी कुछ पैसे सेव करके रखने होते हैं एंड कुछ पैसे वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने ओनर्स को, दैट इज़ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्लियर है? जो कि कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ में दिखेगा डिविडेंड पेबल के नाम से। तो बस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि हम ये चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता चल सके कि हमने अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस जनरेट किया है। एंड इसी रीज़न से बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बनाया गया। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बोला गया कि बिजनेस एंड बिजनेस के ओनर को दो अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करो, सो दैट ओनर जो भी पैसे इन्वेस्ट करे वो ये मान लो कि बिजनेस के लिए लोन है। एंड अगर कभी ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ करे तो ये मान लिया जाएगा कि वहाँ पे उसके कैपिटल को हमें रिड्यूस करना है, दैट इज़ ड्राइंग्स मान करके हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर? देखो हमने लिखा है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है। एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब इसको क्या ट्रीट किया जाता है? इसको सेपरेट ट्रीट किया जाता है। बिजनेस एंटरप्राइजेस को अलग ट्रीट किया जाता है। किससे? उसके ओनर से। अकाउंटेंट्स शुड ट्रीट अ बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितना भी आपका ट्रांजेक्शन है वो तो आपके बिजनेस बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे,
और ओनर्स के पर्सनल जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको उनकी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर्स ओरिजिनेटेड ओनली इन द अर्ली डेज ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग and this basic concept is applied to all the organizations whether sole proprietor or partnership or corporate entities। इसमें भी क्लियरली यही चीज़ बोला है कि जो बिज़नेस और बिज़नेस के ओनर हैं हम उनको अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं और अकाउंटेंट भी यही काम करता है कि उन दोनों को अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए जो उनकी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको उनके पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड करेगा और जो ओनर की जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है उनको उनकी पर्सनल बुक्स में मेंटेन करेगा, बट जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे। ठीक। एंटिटी कंसेप्ट मीन्स दैट द एंटरप्राइज इज लायबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। ये तो क्लियर है कि जो भी पैसा ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और इस कैपिटल के लिए कौन लायबल होगा? इस कैपिटल के लिए लायबल होगा एंटरप्राइज, क्योंकि एंटरप्राइज उसको रिटर्न करेगा। सिंस द ओनर इन्वेस्टेड कैपिटल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल, तो फिर उस केस में वो क्या क्लेम करेगा? भाई वो रिस्क ले रहा है तो उसको बदले में प्रॉफिट चाहिए। ही हैज़ क्लेम ऑन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज अपोर्शन टू द ओनर एंड इज इमीडिएटली पेबल बिकम्स करंट लायबिलिटी इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज़। देखो क्लियरली यहाँ पे यही बोला है कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट होता है वो तो सोल प्रोप्राइटर का होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का हो जाता है। बट अगर कंपनीज़ की बात करो तो कंपनीज़ में उनको डिविडेंड मिलता है, और जो डिविडेंड उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर कह लो कि अनाउंस किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, उसको हम कहाँ दिखाते हैं? करंट लायबिलिटीज़ में। तो क्योंकि आपने ऐसा कैपिटल लगाया है जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है कि बदले में आपको वो आपका कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए आपके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर कौन क्लेम कर सकता है? उस पर पूरा का पूरा क्लेम कर सकता है ओनर। क्लियर है? ये पॉइंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ओवरऑल बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिर्फ इतना ही था। इन शॉर्ट हम बताएं 2 लाइन में, तो पहला कि बिजनेस को और बिजनेस के ओनर को अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड दूसरा इसका रीज़न सिर्फ इतना है सो दैट हमें एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता चल सके कि हमने अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस अर्न किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो हमने अपने बिजनेस के लिए 10,000 यूनिट्स परचेज़ किया है, ठीक, एंड उसमें से 5,000 यूनिट्स अगर हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर ले, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अगर फॉलो ना कर रहे होते तो बुक्स में हम क्या दिखाते कि हमने 10,000 यूनिट्स खरीदा है और मार्केट में 5,000 यूनिट्स को बेचा है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि 10,000 यूनिट को अगर हमने 10,000 रुपये पे भी खरीदा है तो 5,000 यूनिट को हम कितने पे बेचेंगे? 6,000 पे बेच देंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या दिखेगा? लॉस। तो आपको ये लगेगा कि ये जो बिज़नेस आप रन कर रहे हो ये एक्चुअली में रन करने लायक नहीं है, रीज़न बीइंग कि आपको लॉस हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया। एंड अगर आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते तो जो भी ड्राइंग्स हुई है ओनर की उसको हम क्या करते? परचेजेस से लेस कर देते। हम यही करते हैं ना कि जो भी ट्रेडिंग में हम परचेजेस दिखाते हैं वहाँ से हम ड्राइंग्स करके लेस कर देते कि 5,000 का आइटम तो ओनर ने विड्रॉ कर लिया था। तो अब आपको ट्रेडिंग पीएल में 2 साइड दिख रहा होगा, 2 परचेजेस 5,000 यूनिट्स जो कि 5,000 रुपये की है, एंड बाई सेल्स दिखेगा 5,000 यूनिट्स 6,000 रुपये पे। तो बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? 1,000 का प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये जो 1,000 का प्रॉफिट है ये किस वजह से आया? ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अगर आप बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो नहीं करते, आप ओनर एंड बिजनेस को अलग अलग ट्रीट नहीं करते, तो उस केस में आपको कभी भी आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में पता नहीं चल पाता। क्लियर है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज सिंपल सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो आप देखोगे कि ये हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आइदर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट एंटिटीज़, हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। तो बेसिकली कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये बताता है, ये डिफाइन करता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस होंगे वो तो आप बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे, बट अगर आपको फ्यूचर गेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। दैट इज़ कि अगर आपको उम्मीद है कि आपको आने वाले टाइम में किसी तरह का कोई लॉस बेयर करना पड़ सकता है तो उस लॉस के लिए आप अपने बिजनेस को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। बट अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस से फ्यूचर में किसी तरह का कोई प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है तो उस प्रॉफिट को हम कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं और ये मानते हैं कि जब वो प्रॉफिट रिसीव होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हम उसके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है,
देखते हैं नोट्स में हमने लिखा है कि कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम, ठीक है, पहली चीज़, एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि किसी भी इनकम के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हो तो उसको तो बुक्स में नहीं लिखेंगे, बट अगर किसी भी तरह का कोई पॉसिबल लॉस के बारे में पता चले तो उसको हम बुक्स में नोट डाउन ज़रूर करेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे बिजनेस पे किसी तरह का कोई केस चल रहा है एंड उस केस में ये टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जो वो केस जीतेगा उसको 25 लाख रुपीज़ मिलेगा। इफ़ इन केस हमें पता है कि वो केस हमारे फेवर में आएगा, बिजनेस ही जीतेगा, तो उस केस में हम करेंगे क्या कि इस 25 लाख रुपीज़ को इग्नोर कर देंगे और ये मानेंगे कि जब वो 25 लाख हमारे हाथ में आएगा तभी हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमें वो कहाँ इन्वेस्ट करना है। बट इफ़ इन केस मानो कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो केस आप हारने वाले हो एंड आपको 25 लाख रुपीज़ की पेनाल्टी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देनी पड़ सकती है, तो आप इस 25 लाख रुपीज़ का जो लॉसेस है जो आपको फ्यूचर में हो सकता है उसके लिए बिजनेस आज से ही खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगी। अब ये प्रिपरेशन क्यों करते हैं और कहाँ से करते हैं ये समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि प्रिपरेशन आप कहाँ से करोगे, अपने ही इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग से। जैसे बिजनेस को जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है या रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में उन्होंने पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट किया है, वो उसी पैसे को यूज़ करती हैं। एंड क्यों ऐसा करती हैं, क्योंकि इफ़ इन केस किसी पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस को बहुत ज़्यादा अमाउंट का लॉस हो गया, लेट्स से 25 लाख रुपीज़ जो इस केस को हारने पे होगा, तो आपकी बैलेंस शीट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा एंड आपका जो लाइबिलिटी साइड है या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर है? तो हम करते क्या है, अपने ही इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स को यूज़ करते हैं सो दैट हम अपने फ्यूचर लॉसेस के लिए अपने बिजनेस को प्रिपेयर कर सके। क्लियर? अच्छा, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ इन केस अगर हमारी कंपनी में डेटर्स हैं, हमें उनसे 10,000 रुपीज़ मिलना है, ठीक है, अगर हमें उनसे 10,000 रुपीज़ मिलना है एंड हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन है या उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें पता है कि वहाँ से 10% हमें नहीं मिलेगा, दैट इज़ इसका 10% 1,000 रुपये हमें रिसीव नहीं होगा। हमें ये बात पता है कि फ्यूचर में हमें 1,000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है, दैट इज़ हम इसको और क्या बोल सकते हैं, बैड डेट बोल सकते हैं ना, कि ये पैसा डूब सकता है, डूबा नहीं है, डूब जाएगा तो बैड डेट होगा, अभी डूबा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 1,000 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे एंड ये प्रिपरेशन कहाँ से होती है, अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से। अगर इस 1,000 की बात करें तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड, टू साइड क्या दिखाते हैं, टू प्रोविजन, और जैसे ही आपने टू प्रोविजन दिखाया आपने क्या किया, करंट ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। क्लियर है? तो बेसिकली कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना बोलता है कि आपको अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको फ्यूचर लॉसेस के लिए अपनी बुक्स को अभी से प्रिपेयर करना होता है एंड फ्यूचर इनकम आपको इग्नोर करना होता है। क्लियर? आगे देखते क्या लिखा है, व्हेन देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव वैल्यूज ऑफ असेट एन अकाउंटेंट शुड चूज अ मेथड विच लीड्स टू द लेसर वैल्यू। जनरली हम लोग यही करते हैं और ये आप जानते भी हो, हमने हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे किया है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यही रूल फॉलो करते हैं ना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये क्या कर रहे हैं, असेट को हम हमेशा उस वैल्यू पे दिखाते हैं जो कम है। और ऐसा क्यों करते हैं, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म। देखो इसका एक एग्जांपल देते हैं कि इफ इन केस मान लो कि हमारा जो स्टॉक बना उसकी कॉस्ट आई 10 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 10 एंड मार्केट प्राइस हमें पता है कि जब ये हम अगले साल मार्केट में बेचेंगे या इस साल बेचेंगे तो कितना इनकम कितना हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, 12 रुपये का। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि हमें 2 रुपये का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। इसीलिए हम बुक्स में किस पे रिकॉर्ड करते हैं, 10 रुपये पे, क्योंकि आज पर कंजर्वेटिज्म हमें ये 2 रुपये का जो प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, इसको हमें इग्नोर करना है एंड हम इसको तब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जब हम इसको रिसीव करेंगे। क्लियर? वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ इन केस मेरी कॉस्ट प्राइस 10 है, जो गुड्स हमने बनाया है एंड उसको अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो मार्केट प्राइस किसी रीज़न से 8 रुपीज़ हो जाती है, तो हमें यहाँ 2 रुपये का लॉस दिख रहा है ना, तो हम बुक्स पे किस पे रिकॉर्ड करते हैं, 8 रुपये पे। और 8 रुपये पे रिकॉर्ड करने का रीज़न ही यही है, एज़ पर कंजर्वेटिज्म ये जो लॉस आपको होने वाला है फ्यूचर में, इसको आपको अभी से बुक्स में प्रेजेंट करना होता है। आप ये दिखाते हो कि कॉस्ट प्राइस भले 10 है पर हम बुक्स में रिकॉर्ड किस पे करेंगे, 8 रुपये पे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा 2 रुपये का फ्यूचर में लॉस होने वाला है। क्लियर? देखो यहाँ लिखा है द गोल्डन रूल,
द गोल्डन रूल ऑफ करंट एसेट्स वैल्यूएशन, कॉस्ट मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। तो ये जो पूरा का पूरा एक गोल्डन रूल है कि हम अपने करंट एसेट को या कह लो स्पेशली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे। तो ये जो रूल है ये कहाँ से जनरेट हुआ है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या लिखा है। फॉर दिस कॉन्सेप्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंजर्वेटिज्म के लिए 3 चीज़ें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। पहली प्रूडेंस, देन न्यूट्रलिटी एंड थर्ड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज। व्हाट इज प्रूडेंस? प्रूडेंस यही बताता है कि आपको फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो बुक्स में इंक्लूड करना है, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करनी है अपने इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड से। एंड अगर आपको फ्यूचर में कोई इनकम जनरेट होने वाली है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है तो आपको उसको इग्नोर करना होता है। सेकेंड, न्यूट्रलिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रलिटी मतलब आप किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में अनबाइज्ड होकर के सोचोगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में आपको कितना लॉस हो सकता है एंड आपका क्या प्रॉफिट हो सकता है जिसको कि आपको इग्नोर करना है। बट अगर आप बायस्ड रहोगे, आप कोशिश करोगे हर चीज़ में प्रॉफिट देखने की, तो उस केस में फिर आप कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज़, कि जो भी उसका ऑल्टरनेट निकल सकता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो भी ऑल्टरनेट निकल सकता है प्रॉफिट और लॉस के लिए, उसके लिए आपका फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब अगर आपके स्टॉक की वैल्यू मार्केट में आपको पता है कि 8 रुपये हो गई, 10 रुपये की तो कॉस्ट प्राइस थी, तो आप इस 8 रुपये को लेकर के फेथफुल रहोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने तो 10 रुपये पे इसलिए रिकॉर्डिंग की थी क्योंकि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। अगर आप बिजनेस करो तो बट ऑब्वियस आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये 3 पॉइंट एग्जिस्ट करना ज़रूरी है कहाँ? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ओवरऑल कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतनी सी बात बताया कि फ्यूचर में आपको अगर कोई भी लॉस होने की उम्मीद है तो आप अपने बिजनेस की बुक्स को अभी से मेंटेन करना शुरू करो एंड आप उस लॉस के लिए अभी से खुद को प्रिपेयर करना शुरू करो अपने बिजनेस को, सो दैट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लॉस होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस अकर नहीं होगी। एंड दूसरी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर फ्यूचर में हमें कोई इनकम होने की, प्रॉफिट होने के चांसेस हैं तो हम उन प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे और ये मानेंगे कि जब वो प्रॉफिट हम रिसीव करेंगे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उस पर किसी तरह का कोई डिसीजन लेंगे कि वो फर्दर हम कहाँ इन्वेस्ट करें या कैसे यूटिलाइज करें। क्लियर? अगेन ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एंड अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तो ये हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही क्यों ना हो, हर किसी को ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना होगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, बट उसके पहले एक कॉन्सेप्ट पे बात होगी जो कि है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब हम सबको पता है कि व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये बताया गया है कि जब भी हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा हमेशा ये मोटिव होता है, या कह लो कि हमारा हमेशा ये अजम्पशन होता है कि हम उस बिज़नेस को इन्फिनाइट ईयर्स तक रन करने वाले हैं। क्लियर? तो इफ़ इन केस आप गोइंग कंसर्न जब फॉलो कर रहे हो और आपका ये अजम्पशन है कि आप फॉर इन्फिनाइट ईयर्स तक अपने बिजनेस को कैरी ऑन करोगे, उसके बेसिस पे अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, दैट इज एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, तो उस केस में आपको कभी भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में नहीं पता चलेगा। ना आपको पता ये चल पाएगा कि क्या आपका एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, आपका वो बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म करा, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। क्लियर? इसीलिए हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में ये चीज़ बोला है कि ठीक है, गोइंग कंसेप्ट तो अपनी जगह है, बट पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में बता रहा है कि आपको एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, जो भी पीरियड आप सेलेक्ट करोगे, एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए बिजनेस की, सो दैट आपके बिजनेस की क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है आपको उसके बारे में पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। कहाँ पे आपने कितना एक्सेस खर्चा किया है, क्या आपका रेवेन्यू जनरेशन है, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपका लॉस हो रहा है, बेसिकली उस पर्टिकुलर बिजनेस से एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही है। अगर हमें इसके बारे में जानना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, जो पीरियड हम चूज़ करेंगे उस पीरियड के एंड पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी। देखते हैं, देखो लिखा है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड चूज़ करना होता है एंड उसके लिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है।
As per going concern concept, an infinite life of the entity is assumed. For a business entity, it causes inconvenience to measure performance achieved by the entity in the ordinary course of business. अगर हमने गोइंग कंसर्न फॉलो किया, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हमारा मोटिव ही यही होता है कि हम फॉर इन्फिनाइट ईयर्स उसको रन करेंगे, क्लियर। बट अगर हम एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ बिजनेस एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो हमें कभी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चल पाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड। यही चीज़ हमने बताया कि इस कॉन्सेप्ट को लाने का रीज़न यही था कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में ये बोला गया कि आप हर एक पीरियड के एंड पे, अभी पीरियड क्या हो सकता है, आइदर 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, पीरियड तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। बस इस पीरियड के एंड पे आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस जाननी है, ठीक है। अगर हमें ये जानना है कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस जनरेट कर रहा है, ये बिजनेस हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, तो उसके लिए आपको एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है, एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। और अगर एंटिटी के एंड पे, एंटिटी की लाइफ के एंड पे आप बुक्स बनाओगे तो कोई फ़ायदा होगा, आपको यही नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका बिजनेस का फ़ायदा था, बिजनेस रन करने का कोई प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था, उसको रन करना भी चाहिए था या नहीं, तो ये तो आपको नहीं पता चलेगा। यूजली दिस पीरियड इज़ 1 कैलेंडर ईयर। जर्नली सबको पता है कि हम लोग फॉलो करते हैं 12 मंथ्स, एंड ये 12 मंथ्स कौन सा वाला होता है, फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर? जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पे एंड होता है। We generally follow from 1st April of a year to 31st March of the immediately following year. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, Thus, for performance appraisal, it is not necessary to look into the revenue and expenses of an unduly long time frame. मतलब अगर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस जाननी है, अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेस करना है, तो ये नहीं कि आप एक लंबे टाइम पीरियड का रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस देखो, बल्कि आपको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड सेलेक्ट करना होगा। दिस कंसेप्ट मेक्स अकाउंटिंग सिस्टम वर्केबल एंड द टर्म अक्रूअल मीनिंगफुल। अगर मान लो आप पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो ही नहीं करते, आप यही फॉलो करते कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते तो अकाउंटिंग सिस्टम जैसा कुछ होता ही नहीं। अकाउंटिंग सिस्टम कहाँ बनाते भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते नहीं, ना पीएल बनता ना बैलेंस शीट बनता। क्यों? क्योंकि वो तो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी बनना था, ठीक। एंड दूसरी चीज़, अक्रूवल कंसेप्ट भी फॉलो नहीं कर पाते। व्हाट इज़ अक्रूवल कंसेप्ट? जहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि अक्रूवल कंसेप्ट में चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हो ऑन पीरियड बेसिस, मतलब जो पर्टिकुलर ईयर से आपके एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड है वो आप पर्टिकुलर ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। एंड ड्यू टू अक्रूवल कंसेप्ट 4 चीज़ें अराइज होती हैं। फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, नेक्स्ट अक्रूड, अनअक्रूड। ये जो 4 टर्म्स है ये किसकी वजह से अराइज होते हैं? अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई इनकम करंट ईयर से रिलेटेड है, फिर भले आपने उसको कैश में रिसीव की हो या ना की हो, आप करंट ईयर के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। एंड अगर कोई एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेटेड है, भले आपने उसके लिए पेमेंट किया हो या ना किया हो, बट आप वो करंट ईयर के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, सो दैट आपको ये पता चल पाए कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपने कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया। क्योंकि जो भी खर्चे, जो भी इनकम पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड थे, जब आप वो बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तभी तो आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल पाएगा। तो खुद देखो, बता रहा है कि ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट 2 और चीज़ें, पहला तो अकाउंटिंग सिस्टम आप फॉलो कर पा रहे हो, एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, अक्रूवल कंसेप्ट। वो किसकी वजह से फॉलो हो रहा है? ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इफ़ वन थिंग्स ऑफ इन्फिनाइट टाइम फ्रेम नथिंग विल अक्रू। मतलब अगर हम ये सोचते कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी हमें बुक्स मेंटेन करनी है, तो कुछ भी अक्रू फॉर्म में होता ही नहीं, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं होता, प्रीपेड नहीं होता, अक्रूड अनअक्रूड नहीं होता। देयर कैन नॉट बी द अनपेड एक्सपेंसेस एंड नॉन रिसीट ऑफ रेवेन्यू। अक्रूड एक्सपेंसेस और अक्रूड रेवेन्यू इज ओनली विथ रेफरेंस टू अ फाइनाइट टाइम फ्रेम विच इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग कंसेप्ट की अगर बात करें या अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें, विच इज़ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, ये चारों टर्म्स किसकी वजह से है? ड्यू टू अकाउंटिंग पीरियड, ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड चूज कर रहे हो तभी तो अक्रूवल कंसेप्ट की मीनिंग है। अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड चूज नहीं कर रहे हो, आपने प्लान किया है कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे, तो अक्रूवल कंसेप्ट जैसा कुछ अराइज होता ही नहीं। क्लियर है मेरा पॉइंट? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट
इनकरेक्ट हम बता रहे हैं कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि गोइंग कंसर्न तो ठीक है हम फॉलो कर रहे हैं, बट एज पर गोइंग कंसर्न हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, बल्कि एज पर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए, जहां हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपनी बुक्स मेंटेन करनी होती है। एंड क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बुक्स मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे अक्रूवल कंसेप्ट भी अराइज होता है, दैट इज़ जो पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस है वो हम पर्टिकुलर पीरियड के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओ। भाई जो भी बिज़नेस हम रन कर रहे हैं हमें एट द एंड ऑफ द ईयर तो यही पता करना होता है ना कि वो बिज़नेस हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। भाई लॉस होगा तो क्या करेंगे, बिज़नेस पैकअप कर देंगे, बंद कर देंगे। क्लियर है। तो इसीलिए मेजर परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है। एंड ड्यू टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आप ऑटोमेटिकली अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर लेते हो। क्लियर है मेरा पॉइंट। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें कॉस्ट कॉन्सेप्ट की तो ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है ये हमने अपने पहले के वीडियो में डिस्कस किया है, बट हम यहाँ बता दें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होगा, आइदर वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो और कंपनी हो। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जो भी असेट दिखाते हैं, ये किन असेट्स की बात हो रही है, फिक्स्ड असेट्स की। हम जो भी फिक्स्ड असेट्स दिखाते हैं हम हमेशा उसका वैल्यूएशन किस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। सिंपली इसका मतलब ये है कि हम जब भी अपनी बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हम अपने फिक्स्ड असेट्स की वैल्यूएशन हमेशा उस प्राइस पे करते हैं जिस प्राइस पे हमने उसको खरीदा है, दैट इज एक्विजिशन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। क्लियर। देखो यहाँ लिखा भी है, by this concept the value of an asset is to be determined on the basis of historical cost or in other words acquisition cost, और आप लोग स्लैश दे करके यहाँ लिख सकते हो कि ये परचेज कॉस्ट की बात कर रहा है। क्लियर। अच्छा यहाँ हम कौन से असेट की बात की है, फिक्स्ड असेट की। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन मेथड की तो फिक्स्ड एसेट के वैल्यूएशन के लिए तो बहुत सारे मेथड्स हैं। आप रियलाइजेशन प्राइस पे मेंशन कर सकते हो कि रियलाइजेशन प्राइस मतलब जितने पे आपका फिक्स्ड एसेट मार्केट में सेल होगा। मार्केट वैल्यू पे हम वैल्यूएशन कर सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्टिकुलर एसेट की कितनी मार्केट वैल्यू चल रही है। बट स्टिल हम किस पे वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट पे, और ये कहाँ बताया गया है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। और इसका रीज़न है, देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे आप वैल्यूएशन क्यों करते हो ये समझो। अगर हम बात करें अपने बिजनेस से रिलेटेड फिक्स्ड एसेट्स की तो हम जो भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं क्या वो हम सेल करने के पर्पस से खरीदते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम उसको परचेज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन पर्पस, ताकि हम उससे कुछ ना कुछ बनाएं और मार्केट में सेल करें। बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स हम क्यों परचेज करते हैं, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको यूज़ करने के पर्पस से परचेज किया जाता है, ना कि सेल करने के पर्पस से। क्लियर है। तो जब आप कोई चीज़ सेल करने के पर्पस से परचेज कर ही नहीं रहे हो तो आपको क्या मतलब उसके रियलाइजेशन वैल्यू की, आपको क्या मतलब उसके मार्केट वैल्यू की। आपको तो सिर्फ इतने से मतलब होना चाहिए ना कि आपने उसको कितने पे खरीदा है। मेरा पॉइंट क्लियर है। हम ये बता रहे हैं कि भाई कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सबको पता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक लिमिटेशन है हमारे अकाउंट्स का, बट स्टिल हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जितने भी फिक्स्ड एसेट्स अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं वो कभी भी रीसेल पर्पस से नहीं खरीदते। और जब हम उसको रीसेल पर्पस से खरीद ही नहीं रहे हैं, हमें उसको मार्केट में दोबारा सेल करना ही नहीं है, तो हमें उसकी मार्केट वैल्यू से या रियलाइजेशन वैल्यू से क्या लेना देना। इसीलिए हम उसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा, कॉस्ट पे। मेरा पॉइंट क्लियर होगा होपफुली।
हमने जो इसके पहले एक कॉन्सेप्ट देखा था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, उस पे हमने बताया था कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन हम करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की, तो भाई स्टॉक हमने बनाया क्यों है, बेचने के पर्पज से, इसीलिए हमें ये मतलब होता है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कम है या उसकी मार्केट प्राइस, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम मार्केट प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं, बट अगर हम फिक्स्ड एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कभी भी मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। एंड ना कंसिडर करने का सिर्फ इतना सा ही रीजन है कि हमने उस फिक्स्ड एसेट को कभी भी रीसेल या दोबारा से बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा है, हमें अपने बिजनेस में उसको यूज करना है। और क्योंकि हमें अपने बिजनेस में यूज करना है तो हमें सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, उसकी कॉस्ट से। लिखा भी है ऑल्दो देयर आर वेरियस मेजरमेंट बेसिस, अकाउंटेंट्स ट्रेडिशनली प्रेफर दिस कॉन्सेप्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। उनका ऑब्जेक्ट ही यही होता है कि भाई आपने जब फिक्स्ड एसेट परचेज किया तो इसको आपने परचेज किया है यूज के पर्पस से, ना कि सेल के पर्पस से, इसीलिए सारी रिकॉर्डिंग किस पे होगी, एट कॉस्ट। क्लियर है? अच्छा, अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। अगर हम बात करें कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। हाउएवर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन टू एज आउटलाइंड बिलो। अगर हम ये 3 पॉइंट ना भी पढ़े ना तो आप लोग खुद भी बता सकते हो कि भाई अगर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे अपनी बुक्स में असेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो एक प्रॉमिस करते हैं कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर पिक्चर देगा, वो कैसे ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहा है। एग्जाम्पल लो, मान लो आपने एक लैंड परचेज की है 2001 में, इसकी प्राइस उस टाइम 10 लाख थी, ठीक है, और आज हम हैं 2000 मान लो 11 में, तो क्या 2011 में भी इस लैंड की वैल्यू 10 लाख होगी? कभी भी नहीं। ये बढ़ करके कम से कम कितनी हो गई होगी, 50 लाख हो गई होगी। ठीक है, तो जब हम बुक्स में 10 लाख पे ही वैल्यूएशन कर रहे हैं तो क्या हमारी बुक्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे पा रही है? नहीं। यही देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, इन एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन व्हेन प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज गो ऑन एन एवरेज, एक्विजिशन कॉस्ट लूजेस इट्स रेलेवेंस। क्लियर है? अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की बात करें, मतलब जहां पे आपकी प्राइस राइज होती है हर प्रोडक्ट की मार्केट में, ठीक है, अगर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो उस केस में हम ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी बुक्स को डिस्टॉर्ट करेगी, दैट इज ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देगी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट देखो, लिखा है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंट्स में लूज कंपैटिबिलिटी। तो सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन करते हो, ना कि मार्केट वैल्यू पे, आप सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स को दिखाते हो एट कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, तो कई बार वो कंपैटिबिलिटी लूज करती है, मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कई बार यूज़ करने लायक नहीं रह जाती, क्योंकि उसमें उसकी जो रिकॉर्डेड प्राइस है और मार्केट की जो प्राइसेस है उसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है कि आपकी बुक्स यूज़ करने लायक नहीं होती। क्लियर? एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है, मेनी एसेट्स डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट। सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो ह्यूमन एसेट्स। अगर हम बात करें ह्यूमन एसेट्स की, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या उनकी किसी भी तरीके से आपको एक्विजिशन कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो? आपने उनको खरीदा थोड़ी, आपने तो उनको अपॉइंट किया है, ठीक है, बट पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि ह्यूमन असेट सबसे बड़ा असेट माना जाता है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बट क्योंकि आप उन फिक्स्ड असेट्स की वैल्यूएशन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, इसीलिए आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ह्यूमन असेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर एन एग्जाम्पल। The cost concept fails to recognize such asset, although it is very important asset of any organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट ह्यूमन एसेट ही होता है, या फिर कह लो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना। बाकी सारे एसेट्स तो आप परचेज कर सकते हो, बाकी सारे एसेट्स तो आप परचेज कर सकते हो, बट ह्यूमन एसेट एक ऐसा एसेट है ना जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट क्योंकि उसकी कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी कोई परचेज कॉस्ट नहीं है, क्योंकि उसको हमने खरीदा नहीं है, इसीलिए हम उस एसेट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। एंड नहीं रिकॉर्ड कर पाने का रीज़न क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट सिंपली यही कहता है कि आप हर उस फिक्स्ड एसेट को जिसको कि आपने मार्केट से खरीदा है, उसकी परचेज कॉस्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट है, उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर लो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, एंड जिसकी कोई परचेज कॉस्ट नहीं आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर? तो ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का बेस था, या फिर कह लो पूरा एक कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसमें सिंपली सिर्फ इतनी सी चीज़ बोला है कि आप कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको आपको रिकॉर्ड करना होता है एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर है?
अगर हम मटेरियलिटी प्रिंसिपल की बात करें तो ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, एंड क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, हर कोई बाउंड है कि वो मटेरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो करे। कब? जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें ये बता रहा है कि हर वो आइटम जो कि मटेरियली या फिर कह लो कि जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, सिंपली आपको उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। हमने क्या बोला कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल की अगर बात करें तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हर वो एक आइटम जो कि फाइनेंशियली इम्पैक्ट डालता हो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, उसको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। एंड बाकी हर वो आइटम जो कि इकोनॉमिक इफेक्ट ना डाले, बहुत ज़्यादा उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना हो, तो उसको हमें अलग से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? देखते हैं। Materiality principle permits other concepts to be ignored if the effect is not considered material. Simply यही बता रहा है कि materiality principle की अगर बात करें तो ये बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करने की बात करता है, क्योंकि ये बात करता है कि हर वो आइटम जो मटेरियल है हम सिर्फ उनको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। दिस प्रिंसिपल इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि चाहे वो 1% इम्पैक्ट डाले, चाहे वो 100% इम्पैक्ट डाले, अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या इवेंट्स है तो आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। बट मटेरियलिटी प्रिंसिपल तो ऐसा बोलता नहीं है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि सिर्फ आप मटेरियल आइटम को ही रिकॉर्ड करो। इसका मतलब ये ओवर रूल करता है किसको? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल all the items having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statements। क्या बोला? कह रहा है हर वो आइटम जिसका significant economic effect होगा, मतलब जिसका कहीं ना कहीं आपकी बुक्स पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो, दैट इज़ मॉनेटरी टर्म्स में वो इम्पैक्ट डाल रहा हो, उसको तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंड एनी इनसिग्निफिकेंट आइटम विच विल ओनली इंक्रीज द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट बट विल नॉट बी रेलेवेंट टू द यूजर्स नीड शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे ये भी बता रहा है कि हर वो आइटम जो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं पड़ रहा है, और उसको अलग से रिकॉर्ड करने का सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट पे एक तरह से कह लो कि वर्कलोड बढ़ाना है, तो उस आइटम को भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले। क्लियर है? इसके अलावा एक और चीज़ भी बोला है कि उस आइटम का यूज़र के, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, पब्लिक हो गई, उनके डिसीजन मेकिंग पे भी कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी ऐसा आइटम जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बुक पे नहीं पड़ रहा और हम उसको मिसलेनियस आइटम में दिखा सकते हैं, अगर हम उसको अलग से डिस्क्लोजर ना करें तो भी चलेगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनके डिसीजन को वो अफेक्ट अगर ना करे तो उसको हम अलग से ना भी रिकॉर्ड करें तो भी चलेगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो, सिंपली हमने बोला कि मटेरियल आइटम को हमें रिकॉर्ड करना होता है, तो क्या मटेरियल है और क्या मटेरियल नहीं है ये तो बिज़नेस टू बिज़नेस डिफ़र करता है ना। लेट्स से कि आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 30 लाख है। क्लियर? और आपकी कंपनी का जो पूजा एक्सपेंस है लेट्स से वो 30,000 है। तो अगर हम इस 30,000 को 30 लाख से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट फिगर तो है नहीं। इसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी मिक्स करके दिखा दें तो भी चलेगा। बट अगर मान लो कि मेरा प्रॉफिट सिर्फ 3 लाख होता और हमारा पूजा एक्सपेंसेस 30,000 होता, तो बट ऑब्वियस वो 10% की कवरेज कर रहा है, तो उस केस में हमें पूजा एक्सपेंसेस का अलग से डिस्क्लोजर करना रेलेवेंट होता। ठीक है ना, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो कौन सा आइटम आपके लिए मटेरियल है और कौन सा आइटम आपके लिए इमटेरियल है, ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के नेचर एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? देखो लिखा है द टर्म मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म, इट इज़ ऑन द जजमेंट एंड कॉमन सेंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकाउंटेंट दैट विच टर्म इज मटेरियल एंड विच इज़ नॉट। बेसिकली अकाउंटेंट पे डिपेंड कर रहा है, अकाउंटेंट सिचुएशन के हिसाब से एंड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से ये चीज़ बताता है कि कौन से आइटम उसके लिए मटेरियल है और कौन से आइटम उसके लिए इमटेरियल है। द मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन
not only the amount of the item but also upon the size of the business nature and level of information। इसी की अभी हमने एक एग्जांपल दी। भाई सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ही मैटर नहीं करेगा, ये भी मैटर करता है कि तुम्हारा बिजनेस किस साइज़ का है। अगर तुम्हारा बिजनेस स्मॉल है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि अगर प्रॉफिट 3 लाख है तो उस केस में तो आपको डिस्क्लोजर 30,000 का करना होगा, बट यही 3 करोड़ होता तो 30,000 का डिस्क्लोजर आपके लिए इररेलेवेंट हो जाता। मतलब पूजा एक्सपेंस के नाम से ना दिखा करके मिसलेनियस एक्सपेंस भी दिखा सकते थे। नेक्स्ट, moreover an item material to one person may be immaterial to another person। ये भी क्लियर है भाई, पूजा एक्सपेंस हो सकता है आपके लिए मटेरियल है क्योंकि आपका प्रॉफिट 3 लाख है, बट हमारे लिए पूजा एक्सपेंसेस मटेरियल नहीं है, रीजन बीइंग कि हमारा प्रॉफिट 3 करोड़ है। What is important is that omission of any information should not impair the decision making of various users। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी आइटम का अलग से डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हो, उसको आप मिक्स कर दे रहे हो विथ मिसलेनियस आइटम, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो यूजर्स के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट ना करे। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो हम उन आइटम्स को मटेरियल मानते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में यूजर्स को हेल्प कर सकते हैं, एंड उन आइटम्स को इमटेरियल मानते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करते। तो बेसिकली आपको वो हर एक आइटम प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना है जिसका कि यूजर्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड हर वो आइटम जो कि यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है, आप उसको अलग से मिसलेनियस आइटम में दिखा सकते हो। क्लियर? तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इन शॉर्ट सिर्फ इसने यही बोला है कि हर वो आइटम जो कि मटेरियल है वो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे, एंड मटेरियल मतलब जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो, जिसका इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो आपकी बुक्स पे। ठीक है, एंड मटेरियल आइटम क्या होता है ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा, ये कहीं ना कहीं अकाउंटेंट के जजमेंट पे और अकाउंटेंट के ही डिसीजन पे है कि कौन सा आइटम उनके लिए मटेरियल है और कौन सा इमटेरियल। एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर वो आइटम मटेरियल माना जाता है जो कि यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, एंड हर वो आइटम इमटेरियल माना जाता है जो यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा पूरा मटेरियलिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड बेसिकली ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियोस में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आइदर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, हर कोई बाउंड होगी कि वो अपने बिजनेस में इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की, तो सिंपली मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हर वो आइटम जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है और वो कन्वर्टेबल इनटू मनी है, वो तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, बट अगर कोई आइटम या कोई ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है बट क्योंकि वो कन्वर्टेबल इनटू मनी नहीं है, भले वो आपके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टिल आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते सिंपली बिकॉज इट इज़ नॉट कन्वर्टेबल इनटू टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? देखो लिखा है एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड सिंस मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू the concept that requires those transactions alone that are capable of being measured in terms of money be only to be recorded in the books of accounts। तो क्लियरली यही चीज़ बता रहा है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सिंपली कन्वर्टेबल इनटू मनी होगा, मेजर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको तो हम अपनी बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको अपनी बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। Transactions, even if they affect the results of the business materially, are not recorded if they are not convertible into monetary terms। बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस के फाइनेंस को इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट डालता है बिजनेस ट्रांजेक्शन पे, बट स्टिल क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। Transactions and events that cannot be expressed in terms of money are not recorded in the business books। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लो लेबर स्ट्राइक। अगर हम लेबर स्ट्राइक की बात करें तो हम सबको ये बात पता है कि कई बार इंडस्ट्री में, कई बार फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाती है, लेबर यूनियन मिलकर के स्ट्राइक कर देते हैं कि वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो जितने भी दिन वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं उतने दिन के लिए फैक्ट्री को लॉस तो होता है, कंपनी को लॉस तो होता है, बट क्या उस लॉस को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू मॉनेटरी टर्म्स?
अगर बात करें मॉनेटरी टर्म्स में तो हाँ, मॉनेटरी टर्म्स में हम कन्वर्ट कर पाते हैं, बट हम एक अप्रॉक्स फिगर बता सकते हैं लॉस का, हम कभी भी एग्जैक्ट लॉस नहीं बता सकते। एंड क्योंकि हम एग्जैक्ट लॉस का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसीलिए आपने कभी भी लॉस ड्यू टू लेबर स्ट्राइक करके कोई आइटम ना आपने ट्रेडिंग पीएल में देखा होगा ना बैलेंस शीट में देखा होगा। और इसका रीज़न यही है कि जब आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं कर सकते हो किसी भी ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स का इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? आप बोलोगे कि अप्रॉक्स तो हमने कैलकुलेशन किया, अप्रॉक्स कैलकुलेशन नहीं चलता, अगर बुक्स में आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन हमें चाहिए होता है। क्लियर? तो लेबर स्ट्राइक एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिलेटेड टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ देखो इस लाइन को हमने जस्टिफाई किया कि ट्रांजेक्शन्स इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस मटेरियली आर नॉट रिकॉर्डेड इफ दे आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू मॉनेटरी टर्म्स। बता रहे कि वो ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस को मटेरियली अफेक्ट करना, मतलब जिसका कि इकोनॉमिक इफेक्ट, हमने बताया है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में कि जिसका इकोनॉमिक इफेक्ट हो बहुत ज़्यादा, एंड इकोनॉमिक इफेक्ट मतलब कि जो कि फाइनेंशियली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा हो, बट स्टिल क्योंकि वो कन्वर्टेबल इनटू मनी नहीं है या कैलकुलेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी एग्जैक्ट वैल्यू, इसीलिए हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट देखो एक और एग्जाम्पल दिया है, एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नोट आउट द असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट द मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने देखा है, कभी भी किसी ने भी बैलेंस शीट में असेट साइड ह्यूमन असेट देखा है क्या? कभी भी आपने कहीं पे भी बुक्स में ह्यूमन असेट देखा है? नहीं देखा है। ह्यूमन रिसोर्सेज देखा है? नहीं देखा है। बट हम सबको पता है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वही हमारे रियल असेट हैं, उनकी वजह से ही हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है या बिगड़ सकती है। बट स्टिल क्योंकि हम उन ह्यूमन बींग्स की या कह लो उन ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कर सकते, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं कर पाते। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपके बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट असेट ही माना जाता है ह्यूमन असेट। क्लियर? बट फिर भी हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट, many material transactions and events are not recorded in the books of accounts just because they cannot be measured in monetary terms। तो कहीं ना कहीं ट्रू एंड फेयर व्यू तो आपकी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं दिखा पाती, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल आइटम जो आपको पता है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं फिर भी आपने उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ओनली बिकॉज वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्लियर? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्लियरली इतनी सी चीज़ बताता है कि अगर हम अपनी बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी आइटम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स कन्वर्टेबल इनटू मनी होना चाहिए और ईजिली कैलकुलेट किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई भी आइटम जिसको कि आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिर भले ही वो ट्रांजैक्शन और इवेंट आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, फिर भी आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। क्लियर? ये हमारा पूरा का पूरा आज का कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की, तो ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, एंड क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसलिए हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आइदर सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो और कंपनी हो, वो लायबल होंगे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए। अच्छा, हमने हमेशा से ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई होते देखा है अपने अकाउंट्स में। बेसिकली जितने भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि हम अगर उसकी एंट्री पास करते हैं जर्नल एंट्री, तो एक अकाउंट को डेबिट करते हैं तो दूसरे अकाउंट को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कैश अकाउंट डेबिट और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं पास किया हो, या मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट एंड डेबिट में कुछ न डाला हो, ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं उसका हमेशा डबल इम्पैक्ट आपकी बुक्स पे पड़ना चाहिए। दैट इज एट अ टाइम कम से कम 2 लेजर, 2 अकाउंट अफेक्ट होने चाहिए। लिखा है दिस कंसेप्ट इज अ कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो हम अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं किस पे? डबल एंट्री सिस्टम पे। उस डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का जो कह लो बेस है वो क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आप अपनी बुक्स मेंटेन करते हो एट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्लियर?
अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग की, है ना, या बात कर लेते हैं कि अपनी बुक्स में जो हम सबसे फर्स्ट टाइम किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो दो तरीका है हमारे पास। एक तो है अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, एक है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, ठीक। एंड सेकेंड हमारे पास है जर्नल एंट्री, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के बेसिस पे हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जर्नल एंट्री में एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे तो हम डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो कर ही रहे। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या, जो बैलेंस शीट के बोथ साइड होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, ठीक है। तो अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने ये साइड इंक्रीज किया तो ये साइड भी इंक्रीज होगा, ये साइड अगर डिक्रीज किया तो ये साइड भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये जो इज इक्वल टू है, इसके बोथ साइड आपको इम्पैक्ट दिखाना है, तभी तो डबल एंट्री होगी कि अगर इस साइड इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड भी इंक्रीज हो रहा है, इस साइड डिक्रीज हो रहा है तो इस साइड भी डिक्रीज हो रहा है। या एक और तरीका है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी में ही इंक्रीज हो और कैपिटल प्लस लायबिलिटी में ही डिक्रीज हो जाए तो भी इक्वेशन मैच करेगा, या असेट साइड इंक्रीज हो असेट साइड ही डिक्रीज हो जाए तो भी इक्वेशन मैच करेगा। यही हमारा बेस है डबल एंट्री बुक कीपिंग का, जहाँ पे हम यही दिखा रहे हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट का हम कभी भी सिंगल इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, बोथ साइड उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या अगर सिंगल साइड भी पड़ेगा तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों होगा, सो दैट ये इक्वेशन मैच करे। क्लियर? देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इंक्रीजेज वन असेट एंड डिक्रीजेज अदर असेट। अगर ये हमने बनाया था कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, तो हमने इसी साइड बढ़ाया इसी साइड घटा दिया, तो इससे क्या होगा कि इक्वेशन अभी भी इक्वल होगा। इट इंक्रीजेज एन असेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजेज लायबिलिटी, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये साइड भी इंक्रीज हो रहा है। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग ही तो है कि किसी भी ट्रांजेक्शन और इवेंट का सिर्फ एक सिंगल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बल्कि दो दो इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, इट डिक्रीजेज वन एसेट एंड इंक्रीजेज अनदर एसेट, तो बेसिकली इसके रिवर्स को ही बताया है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट में कह रहा है अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज भी होगा। एंड इट डिक्रीजेज वन एसेट एंड डिक्रीजेज अ लायबिलिटी, कि अगर ये साइड घट रहा है तो ये साइड भी घट रहा है। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या बन सकता है कि अगर ये साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी ही डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट हमने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि इतने पॉइंट्स हमारे लिए सफिशिएंट थे। अब सबका ना एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और बेसिकली सिर्फ इतनी सी चीज़ इसमें बताया है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का अगर आप देखो तो हमेशा उसका ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, देखो एग्जाम्पल्स में पहला बोला है अ न्यू मशीन इज परचेज पेइंग 50,000 इन कैश। आपके पास क्या आया, एक मशीन आया, तो आपका असेट साइड इक्वेशन के हिसाब से इंक्रीज हो गया और पेमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो एक असेट आपका डिक्रीज हो गया, है ना। तो क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का कोई एक सिंगल इम्पैक्ट पड़ा ना, इसका हमेशा क्या पड़ता है, ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ता है कि एक असेट बढ़ रहा है एट अ टाइम, एक असेट घट रहा है। अगर हम इसकी एंट्री पास करते हैं जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री क्या होती, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास आया टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे तो क्लियर है ना कि अगर एक डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट होते दिख रहा है, वैसे ही एक ट्रांजैक्शन में एक ऐड हो रहा है तो एक लेस भी हो रहा है। क्लियर? अच्छा, कई बार हमने देखा है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में आप लोगों को डाउट होता है, तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के लिए भी एक वीडियो हमने डाला है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स क्या होता है वो भी आप लोग समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिखा अ न्यू मशीन इज परचेज फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, कैश इज टू बी पेड लेटर ऑन। तो आपने एक नई मशीन खरीदी, ठीक है, तो ये असेट साइड इंक्रीज हो गया मशीनरी से, और उधार पे खरीदी तो लायबिलिटी साइड भी बढ़ गया, तो बोथ साइड इसका इम्पैक्ट पड़ा ना। नेक्स्ट, कैश पे टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50,000। आपने कैश पे किया तो आपका असेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, बट साथ ही साथ आपने लोन का पेमेंट कर दिया तो आपकी लायबिलिटीज़ भी घट गई। अगेन क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट दो जगह पड़ा, है ना, इक्वेशन में। एंड लास्ट इज रेज्ड बैंक लोन ऑफ 50,000 टू पे ऑफ अनदर लोन। आपको दूसरा लोन पे करना था, इसलिए आपने बैंक लोन लिया। तो जब आप बैंक लोन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, एंट्री वाइज देखो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, और आपने बैंक लोन रेज किया तो आपकी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो टू बैंक लोन। यहाँ तो डेबिट क्रेडिट हमें दिख रहा है, बट इसके साथ साथ अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो असेट कैश इंक्रीज हो गया, है ना, और बैंक लोन एक लायबिलिटी भी बढ़ गई।
तो ये बोथ साइड इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो बेसिकली आप किसी भी ट्रांजैक्शन को उठा के देख लोगे रैंडमली जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उसका इम्पैक्ट हमेशा 2 जगह पड़ेगा, चाहे सिर्फ इस साइड पड़े, चाहे सिर्फ इस साइड पड़े, या बोथ साइड उसका इम्पैक्ट पड़ना है। बस यही बताता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की डबल एंट्री होती है हमारे बुक्स में। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।